तंजीम की प्रोफेशन। अच्छा, कल हम लोग ने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था जस्ट कि एम्बुलेटरी सर्जरी होती क्या है, जिसमें हम लोग एक ऐसे सेंटर कायम करते हैं जिसमें कोई वन डे या डे टाइम की सर्जरी, बस एक ही थोड़ी देर के लिए सर्जरी की और पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे पेशेंट का जो स्टे है हॉस्पिटल में वो बहुत कम होता है। और हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में वैरायटी ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस पढ़ी थी, आप लोगों को याद होगा। तो उस हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जितनी भी थी उससे बचा जा सकता है। तो इसलिए पेशेंट का कोशिश करनी चाहिए जितना कम स्टे हो हॉस्पिटल में उतना ही उसको यानी कि रखा जाए। उसके लिए स्पेशलाइज्ड किस्म के एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर्स जो है ना वो डिज़ाइन किए जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, आज हमारा टॉपिक जो होगा वो ये होगा कि कौन से पेशेंट को हम लोग जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर एम्बुलेटरी सर्जरी। कौन से केसेस हैं, कौन से पेशेंट हैं जिनको आप एम्बुलेटरी सर्जरी के तौर पर सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से पेशेंट को नहीं कर सकते। सबसे पहले वो कहता है, एक सेकंड में जरा ना बच्चे, रिकॉर्डिंग चल रही है मैं ये देखूं। हाँ जी, रिकॉर्डिंग। तो पेशेंट्स में भी कैंडिडेट्स फॉर एम्बुलेटरी सर्जरी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर। सर्जिकल प्रोसीजर की लेंथ कितनी है और पेशेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है। एंड ऑन द पेशेंट्स एबिलिटी टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस और टू रिसीव एडिक्वेट केयर एट होम। पेशेंट की एबिलिटी भी है कि वो घर में पोस्ट ऑपरेटिव केयर को ले सकता है या नहीं ले सकता। आप लोगों को मैंने म्यूट नहीं किया। हाँ बोलो यार, पीछे से जिस तरफ से आवाज आ रही है वो बंद कर लो। कंसिडरेशन इज गिवन टू द ड्यूरेशन एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द सर्जिकल प्रोसीजर। तो ड्यूरेशन की कितना लेंथी प्रोसीजर होगा और उसका कितना कम्प्लेक्स हो सकता है, ऐसी कंसिडरेशन देनी चाहिए। Patients are carefully screened before being considered safe candidates for ambulatory surgery। पेशेंट की स्क्रीनिंग कर लें, आपको अंदाजा हो जाए कि भाई ये पेशेंट को हम फौरन ऑपरेट करके 1-2 घंटा रख के घर भेज सकते हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो फॉलोइंग क्राइटेरिया जो है वो आपने फॉलो करना है। तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए जिसमें हम लोग पेशेंट को गाइडलाइन क्या होनी चाहिए कि कौन कौन सा पेशेंट है जिसको आप एम्बुलेटरी सर्जरी के तौर पर सिलेक्ट कर सकते हैं और कौन से को नहीं कर सकते। गाइडलाइन में सबसे पहला आता है जनरल हेल्थ स्टेटस, कि पेशेंट की हेल्थ का स्टेटस क्या है। सबसे पहले ये चीज़ आएगी। जो एक्सेप्टेबल पेशेंट्स हैं वो क्लास 1, 2 और स्टेबल 3 ऑफ द फिजिकल स्टेटस क्लासिफिकेशन, ये ASA अमेरिकन सोसाइटी ऑफ द एनेस्थेसियोलॉजिस्ट ने एक स्टेटस बनाया हुआ है कि क्लास 1, 2, 3 ये स्टेबल जो 3 में पेशेंट है, ये जो पेशेंट है ये लोग जो है ना वो रह सकते हैं, इनको आप एम्बुलेटरी सर्जरी कर सकते हैं, दूसरों के लिए नहीं। तो पेशेंट्स को पहले फिजिकली इवैल्यूएट करें, इमोशनली इवैल्यूएट करें टू डिटरमाइन द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग और आफ्टर द सर्जिकल। यानी कि आप चाहते हैं कि पेशेंट को आपने सर्जरी की, जैसे मैं एक मिसाल लेता हूँ, अपेंडेक्टमी की है, ठीक है, माइनर सा कट लगता है, एक हमारी लिटिल फिंगर जितना कट लगता है, उतना हम पेशेंट को सर्जरी करके घर भेज देते हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोग कह सकते हैं कि अगर कोई यंग पेशेंट है तो आप उसे फिजिकली देख लें, इमोशनली भी देख लें कि वो घर रह के अपना केयर कर सकता है कि नहीं। तो फ़ौरन आप उसको जो है ना सीधा 1-2 घंटा रख के एनेस्थीसिया केयर यूनिट में सीधा घर भेज दें। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग एम्बुलेटरी सर्जरी के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद 3 असेसमेंट हैं। सबसे पहले कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। कंप्लीट हिस्ट्री है और फिजिकल एग्जामिनेशन, H फॉर हिस्ट्री, P फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल असेसमेंट ऑन अराइवल एट द सर्जरी सेंटर, जैसे ही वो आया उसकी असेसमेंट करें। A pre-anesthesia evaluation to assess the safety of the administration of anesthesia before the patient enters the operating room। एक प्री एनेस्थीसिया एवेल्युएशन होती है, वो भी बहुत ज़रूरी है। पेशेंट NPO है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आप लोग देखेंगे। वो भी एवेल्युएट कर लें कि पेशेंट जो है वो ऑपरेटिंग रूम में आया है तो आया कि वो सिलेक्टेड है ऑपरेशन करवाने के लिए या नहीं। उसके बाद प्री ऑपरेटिव टेस्ट उसके पास हैं कि नहीं। पेशेंट आपके पास आया, उसने अपने सारे के सारे जो प्री ऑपरेटिव टेस्ट हैं वो परफॉर्म किए हैं कि नहीं, कि ये शेड्यूल सर्जरी से पहले।
तो वो रिजल्ट आपको आके दिखाएगा, आप उसको एवेल्युएट करेंगे, फिर आप उसको लिस्ट में शामिल करेंगे, हम इसकी अभी एक दिन की रिलेटेड जो है ना वो सर्जरी कर सकते हैं। अब प्री ऑपरेटिव टेस्ट कौन कौन से हैं? इसमें सीबीसी है, यूरिन एनालिसिस है, यूरिन एनालिसिस में क्रिएटिनिन होता है और यूरिया टेस्ट होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट, अनलेस पेशेंट प्रीवियसली हैड अ हिस्टेक्टमी और वो फैक्टर। प्रेगनेंसी टेस्ट लाजमी, एक फीमेल पेशेंट है, शादीशुदा है, तो उसका प्रेगनेंसी टेस्ट मस्ट कर ले। ये ना हो गया अगर ऑलरेडी आपके पास उसका रिकॉर्ड होगी, उसकी हिस्टेक्टमी हो गई है, वो फैक्टमी हो गई है, तो फिर आप जरूरी नहीं है कि आप उसका टेस्ट करें। मल्टी केमिस्ट्री प्रोफाइल, जिसमें ब्लड केमिस्ट्री, एसजीपीटी, एसजीओडी, ये सारे टेस्ट आपके पास हो, चेस्ट एक्सरे हो, ईसीजी बहुत जरूरी है ऐसे केसेस के। तो ये सारे टेस्ट वो करवा के एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर में। विलिंगनेस एंड साइकोलॉजिकली एक्सेप्टेंस बाय पेशेंट एंड द फैमिली, ये बात बहुत जरूरी है कि पेशेंट विलिंग होना चाहिए और उसके फैमिली को भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आया कि पेशेंट की हमने 2-3 दिन केयर करनी है घर में बिठाकर, तो उनकी एक्सेप्टेंस एक लेटर होना चाहिए, एक कॉन्स्टेंट लेटर होना चाहिए, तो विलिंग होना चाहिए टू रिक्यूपरेट एट होम। रिक्यूपरेट एट होम का मतलब है कि जो उसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर है वो घर में वो हो सके। सम पेशेंट्स लैक एडिक्वेट होम केयर एंड मे नीड अदर अरेंजमेंट्स, कुछ पेशेंट घर में केयर करने वाला कोई नहीं होता, ऐसे पेशेंट के लिए फिर आप जो हॉस्पिटल की डे जो केयर या एम्बुलेटरी सर्जरी है वो कर तो देंगे, लेकिन उसका कोई अरेंजमेंट लाजमी कर देंगे क्या है कि उसके कोई और अरेंजमेंट किसी और हॉस्पिटल में आप उसको पोस्ट ऑपरेटिव केयर दे सकें, पॉसिबल है तो। उसके बाद है प्री ऑपरेटिव पेशेंट केयर में इंस्ट्रक्शंस क्या हो सकती है पेशेंट के लिए, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं जिसके लिए आप ऐसे पेशेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मेक एन अपॉइंटमेंट फॉर प्री एडमिनिस्ट्रेशन असेसमेंट एंड टेस्टिंग, आपने एक अपॉइंटमेंट बनानी है प्री एडमिशन, उसके लिए उसकी टेस्टिंग करवानी है। टेक नथिंग बाय माउथ, जिसे एनपीओ कहते हैं, रात 12 घंटे या 6 घंटे से जरूरी है रात 12 के बाद उसने कुछ ना खाया हो। बिफोर एडमिशन अनलेस ऑर्डर टू डू सो बाय द सर्जन, यहाँ तक कि कोई इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़े अलग बात है। परफॉर्म any necessary physical preparation such as bathing with antimicrobial soap such as, ये डिपेंड करता है necessary physical preparation में ये भी है कि पेशेंट जिस एरिया की आपने सर्जरी करनी है वो एरिया शेव्ड भी है कि नहीं है। बाथिंग की उसको जरूरत है, प्री ऑपरेटिव आप उसे करवा ले सकते, तो आपको जो है ना ये एंटीमाइक्रोबियल सोप उसे ऑर्डर करेंगे, भाई नहा के आओ खास साबुन के साथ, तो फिर हम आपकी सर्जरी करेंगे। सर्जन पर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहता है। अराइव एट द फैसिलिटी बाई, अपने टाइम लिख देना कभी किस टाइम आया है, टाइम डिपेंड्स अपॉन द शेड्यूल टाइम सर्जिकल प्रोसीजर से कितना टाइम वो पहले आया। नोटिफाई द सर्जन इमीडिएटली ऑफ अ चेंज इन फिजिकल कंडीशन सच एज कोल्ड और फीवर, पेशेंट को ठंड या बुखार है तो फौरन बता दें भाई सर्जन को कि भाई इस पर्सन को प्रॉब्लम है, आप इमरजेंसी सर्जरी कर देंगे या नहीं करें। वियर लूज एंड कंफर्टेबल क्लोथिंग, जो घर से पेशेंट आ रहा है वो लूज कपड़े पहन के आए, कंफर्टेबल क्लोथिंग पहन के आए, ज्वेलरी को घर छोड़ के आए और भी को जो उसके पास वैल्यूएबल आइटम्स हैं वो घर छोड़ के आए। मेकअप या नेल पॉलिश किया लड़की ने तो घर से उतार के आए। पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस जो है ना, अरेंज फॉर अ रिस्पांसिबल अडल्ट सपोर्ट पर्सन टू टेक यू होम, आपने पोस्ट ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शन में ये चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई बंदा ऐसा है इसके साथ आया हुआ जो इसको बाद में घर लेके जा सके। डू नॉट इंजेस्ट अल्कोहलिक बेवरेजेस, ड्राइव अ कार or operate machinery for 24 hours if a sedative or general anesthesia have been administered। आपने पेशेंट की सर्जरी की है तो उसे मना कर दिया, मैं कोई शराब वगैरह नहीं लें, गाड़ी नहीं चलानी है, घर में बैठ के पकाना नहीं है या किसी मशीनरी को ऑपरेट नहीं करना अगले 24 घंटे के लिए, अगर आपने उसको कोई भी जनरल या लोकल या कोई भी किसी किस्म का एनेस्थीसिया दिया। डिले इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग अंटिल फुल रिकवरी इज अटेन्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उससे कहें कि भाई को घर की रजिस्ट्री न करवाना शुरू कर दे घर जाके, कोई ऐसा बड़ा फैसला किसी को छोड़ने का या किसी को रखने का, किसी को घर से निकालने का, इनके इंपॉर्टेंट डिसीजन जिस लाइफ मेकिंग डिसीजंस होते हैं, यहाँ तक कि फुल रिकवरी हो जाए फिर अपने होशो आवास में वो अपनी जो है ना वो कोई भी फैसला करे। ये नहीं है कि इधर से वो जो है ना जनरल एनेस्थीसिया लेके गया है, बेहोशी का इंजेक्शन लेके गया है, घर जाते ही घर वालों गालियां देना शुरू कर दिया, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। उसके सारे डिसीजंस को हम लोग नहीं मानेंगे अंटिल वो फुली रिकवर्ड नहीं हो जाता। टेक मेडिकेशंस ओनली एट प्रिस्क्राइब्ड एंड मेंटेन एज रेगुलर डाइट एज टॉलरेटेड, ये बात ठीक है। शावर और बाथ डेली अनलेस इंस्ट्रक्टेड, अदरवाइज शावर और बाथ ले, यहाँ तक कि उसको कोई इंस्ट्रक्ट ना किया गया भाई ना ले,
दिस हेल्प्स टू रिलीव मसल टेंशन खत्म होती है, डिस्कम्फर्ट खत्म होता है और पेशेंट का वूंड जो है वो साफ रहता है। कॉल द सर्जन इफ पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम है, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम आ रही है तो सर्जन को कॉल कर ले, नियरेस्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट को कॉल कर ले अगर कोई कंडीशन उसकी खराब हो रही है, और कीप फॉलो अप अपॉइंटमेंट विद द सर्जन ने कहा है भाई मुझे 2 दिन बाद चेक कराओ, 3 दिन बाद चेक कराओ या हफ्ते बाद चेक कराओ, तो लाजमी जाए सर्जन के पास चेकअप के लिए। ड्यूरिंग सर्जरी ऐसे पेशेंट की क्या केयर होनी चाहिए इंट्राऑपरेटिवली, सम प्रिकॉशंस जो है वो टीम में जरूरी है। इसमें क्या है, स्ट्रिक्ट अडहेरेंस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ एसेप्टिक एंड स्टीराइल टेक्निक, जो हम नॉर्मल केयर करते हैं इंट्राऑपरेटिवली वही करनी है, एसेप्टिक टेक्निक को फॉलो करना है, स्टीराइल टेक्निक को फॉलो करना है। कंसिडरेशन फॉर पेशेंट प्राइवेसी एंड अवॉइडेंस ऑफ एम्बैरेसमेंट और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में तो ज़रा भी नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ भी नहीं होता कि पेशेंट की प्राइवेसी को जो है ना वो हमारे मेंटेन नहीं किया जाता, हर चीज़ बता दी जाती है खुल्लम खुल्ला, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ऐसी एम्बैरेसमेंट से अवॉइड करना है कि पेशेंट की पर्सनल सेफ्टी, उसकी प्राइवेसी, इसका केस कौन सा है, क्या वो करवाने आ रहा है। बहुत सारे लोग जो है ना वो पाइल्स के केस के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं, तो अगर वो नहीं चाहता भाई किसी को पता चले उसे पाइल्स थी, तो आप लोग उसे प्राइवेसी रखें। पेशेंट की प्राइवेसी को ब्रेक डाउन करना एक बहुत बड़ा गुनाह होता है किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए। सर्जिकल प्रोसीजर शुड बी लेस देन 90 में, अगर आपने किसी एम्बुलेटरी सर्जरी करनी है तो 1.5 घंटे से ज़्यादा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, और अगर जनरल एनेस्थीसिया दिया तो 3 घंटे ले सकते हैं। लोकल एनेस्थीसिया रीजनल ब्लॉक इज प्रेफरेबल। नॉर्मली आप जितनी भी एम्बुलेटरी सर्जरी करती है तो कोशिश करें कि लोकल एनेस्थीसिया ही दें, या स्पाइनल एनेस्थीसिया कभी कभार यूज़ किया जाता है, वो स्पाइनल एनेस्थीसिया के 1, 2, 3, 4 घंटे तक पेशेंट जो है उसी तरह चल नहीं सकता। CPR equipment and nurses certified in CPR at a minimum level at basic cardiac life support should be, किसी भी टाइम उसको CPR की जरूरत पड़ सकती है, तो नर्सेज जिनको ट्रेनिंग दी गई है उनके पास सर्टिफिकेट है कि वो उनको किसी भी टाइम जो है एडवांस बेसिक लाइफ सपोर्ट या CPR की ट्रेनिंग कर सकती है, तो आप उसे दे, तो नर्सेज अवेलेबल होनी चाहिए आपके पास। Perioperative nurses who specialize the care of pediatric patients should have certification in pediatric। अगर वो pediatric बच्चा है तो उसके लिए भी pediatric एडवांस लाइफ सपोर्ट उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रेनिंग होनी चाहिए, तो वो भी रेडी होनी चाहिए किसी भी इमरजेंसी की कंडीशन। ये जी हमारा एक आसान सा टॉपिक था, अगर इसके रिगार्डिंग किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो जी बच्चे। 22 पार्टिसिपेंट्स हो गए हैं लेक्चर के दौरान, जो 15 थे मैंने किसी की अटेंडेंस नहीं लगानी जो लेक्चर के दौरान आया। अब लोग अपने अपने माइक को अनम्यूट करें जल्दी।